किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, इस वक्त हम भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में हैं। आप सभी को मालूम है किसान भाइयों की आलू हो, सरसों हो या फिर मटर हो या फिर गन्ना हो, इसकी कटाई हो रही है। अब खेत खाली होंगे तो कौन सी फसल लगानी है, ये एक जो है मुद्दा है। तो किसान भाइयों, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि अब जो खेत खाली हो रहे हैं उसमें हमें कौन सी फसल लगानी है। इसलिए इस विषय को विस्तार से बताने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं परियोजना समन्वयक डॉक्टर संजीव गुप्ता जी। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस समय जो खेत खाली हो रहे हैं, आलू और सरसों, मटर या गन्ने की फसल कट रही है, तो ऐसे समय पे जो है वो किसान भाई कौन सी फसल ले सकते हैं? किसान भाइयों, जैसे आपको पता है कि आलू की खुदाई हो रही है, सरसों की भी कटाई होनी है, गन्ने की कटाई होनी है, तो ऐसी अवस्था में हमें दलहनी फसलें लेनी चाहिए जो कि बहुत ही लाभदायी होंगी। खास करके आपको आर्थिक लाभ बहुत अच्छा मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ऐसी दलहनी फसलें जो कि कम समय में पककर तैयार हो जाएं, वो उपयुक्त रहेंगी। मैं किसान भाइयों से चाहूंगा कि इस तरीके की परिस्थितियों में वो मूंग की खेती सफलतापूर्वक कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगर किसान भाई मूंग की बुआई करना चाहते हैं तो बुआई का समय क्या होना चाहिए? किसान भाइयों, आपको ध्यान रखना है कि कम समय में पकने वाली प्रजातियों का आप चयन करें। मूंग में 60 से 65 दिन की अंतर में पकने वाली प्रजातियां हमारे पास उपलब्ध हैं। आप सम्राट ले सकते हैं, मेहा ले सकते हैं, आप HUM1, HUM16, IPM 2-3 इन प्रजातियों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगर किसान भाई मूंग की बुआई करना चाहते हैं तो बुआई का समय क्या होना चाहिए? किसान भाइयों, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका खेत फरवरी के अंतिम सप्ताह तक तैयार हो जाए और आप बुआई जो है इस फसल की फरवरी के अंतिम सप्ताह से लेके मार्च के प्रथम पखवाड़े तक कर सकते हैं। किसान भाइयों, आपको बहुत ध्यान रखना होगा कि ये बसंतकालीन ऋतु की फसल है और 15 मार्च के बाद अगर आप बुआई करेंगे तो आपको फायदा कम मिलेगा। डॉक्टर साहब, अगर किसान भाई इन सभी प्रजातियों का चयन करते हैं तो उनकी बुआई के लिए बीज दर क्या होनी चाहिए? किसान भाइयों, आपको ध्यान रखना है कि ये मूंग की फसल है, हम खरीफ में भी लेते हैं, लेकिन खरीफ के अपेक्षा मूंग की फसल हम अगर जो बसंतकालीन ऋतु में लेते हैं तो इसमें बीज दर थोड़ा सा अधिक रखते हैं। हम संस्तुति करेंगे कि आप 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर रखें, तो उससे आपको उचित दर बनाए रखने की क्षमता प्राप्त होगी। और सब अगर किसान भाई बीज का चयन करते हैं और जो नियम अनुसार जो बीज दर है वो अपनाते हैं, तो बीज शोधन और बीजोपचार अगर उनको करना है तो वो किस तरीके से करें? ये महत्वपूर्ण बिंदु है। आपको बीज शोधन भी करना है और बीजोपचार, दोनों बिंदु अलग अलग हैं। सबसे पहले आपको बीज शोधन करना है। बीज शोधन फफूंदीनाशक बीमारियों से बचाता है, तो आप फफूंदीनाशक रसायन इस्तेमाल करेंगे बीज शोधन के लिए। इसके लिए 2 ग्राम थीरम या कार्बेंडाजिम, ये रसायन बाजार में उपलब्ध हैं। उनकी मात्रा को लेकर 1 किलोग्राम सीड के लिए, 1 किलोग्राम बीज के लिए ये 2 ग्राम रसायन उपयुक्त रहेगा। आप क्या करेंगे कि 2 ग्राम रसायन को बीज में पूरी तरीके से मिला लेंगे और एक पॉलीथीन की थैली में बीज को भर के हिला देंगे, तो ये रसायन उन बीजों की परत पर चढ़ जाएगा और इस तरीके से बीज शोधन हो जाएगा। किसान भाइयों, बीज शोधन के बाद बीज उपचार जरूरी है। बहुत से किसान भाई जानते हैं कि राइजोबियम एक जीवाणु है, अगर हम उसको जमीन में उपलब्ध करा देते हैं तो नाइट्रोजन की मात्रा हमें नहीं देनी पड़ती है फसलों के उर्वरक के रूप में। तो राइजोबियम के उपचार के लिए बाजार में 200 ग्राम का पैकेट उपलब्ध है और ये 200 ग्राम का पैकेट 10 किलोग्राम सीड के लिए पर्याप्त है। आपको करना क्या है कि 200 ग्राम के पैकेट को हमें जो है 10 किलोग्राम के बीज के लिए रखना है और सबसे पहले हमें घोल बनाना होगा। तो घोल बनाने के लिए आप जो है 1 लीटर पानी लेंगे। पानी में जो है आप थोड़ा सा गुड़ मिला लेंगे, 50 ग्राम करीब, और एक तरीके से घोल ये तैयार कर लेंगे गर्म करके। जब वो ठंडा हो जाए तो उसमें 200 ग्राम का राइजोबियम उपचार के लिए जो पैकेट बाजार में उपलब्ध है वो मिला लेंगे और जब पूरी तरीके से घोल ठंडा हो जाए तो आप बीज में उसका लेप लगा सकते हैं और लेप लगाने के बाद उसको छाया में सुखा लीजिए। ये प्रक्रिया आपको 6 से 8 घंटे पूर्व बुवाई के करनी होगी और ये ध्यान में रखना होगा कि इसको छाया में ही सुखाना होगा।
डॉक्टर साहब, ये जानना चाहता हूं कि अगर अधिक उपज के लिए किसान भाई जो है उर्वरकों का प्रयोग कितना करें? किसान भाइयों, जहां तक कि आलू की फसल की खुदाई के बाद है या सब्जी वाली मटर की कटाई के बाद की बात है या सरसों के बाद, आपको उर्वरकों का प्रयोग नहीं करना है। खासकर नत्रजन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर आप नत्रजन का प्रयोग करेंगे तो पौधे की बढ़वार ज्यादा होगी, फलत कम होगी। तो किसी भी तरीके से आप नत्रजन का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको जिप्सम मिल जाए तो 2 बोरा जिप्सम जरूर 1 हेक्टेयर में डाल दें, उससे अधिक फायदा होगा। और सब खरपतवार जो है वो उपज में काफी नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये खरपतवार का नियंत्रण करना है तो कैसे करे किसान भाई? देखिए, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार जो हैं वो बहुत परेशान करते हैं। तो आपको करना क्या है कि बुवाई के तुरंत बाद एक रसायन बाजार में उपलब्ध है जिसको पेंडिमिथिलिन कहते हैं। पेंडिमिथिलिन रसायन आपको लेना है और बुवाई के तुरंत बाद इस रसायन का प्रयोग करना है। 1 हेक्टेयर के लिए आपको लगभग 600 से 800 लीटर पानी की व्यवस्था करनी होगी और उसमें 3 लीटर रसायन को घोलना होगा। इस रसायन को घोल बाजार में स्टाम्प के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन पेंडिमिथिलिन रसायन 30 EC के नाम से बहुत प्रचलित है, तो आप बाजार से खरीद ले सकते हैं। और 600 से 800 लीटर पानी में इस रसायन को घोल लेंगे। घोलने के बाद बुआई के तुरंत बाद स्प्रे करना है आपको पूरे क्षेत्रफल में, और एक परत जो है बन जाएगी उसके ऊपर, तो आप जो भी खरपतवार जो है उनसे नियंत्रण हो सकता है और लाभ होगा आपको। डॉक्टर साहब, सिंचाई एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर किसान भाई फसल की बुआई कर रहे हैं और सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं तो सिंचाई की व्यवस्था वो किस तरीके से करें? किसान भाइयों, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि बसंतकालीन ऋतु में सिंचाई जो है आवश्यक है। आपको करना क्या है, जो महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में रखनी है कि पहली सिंचाई में जल्दबाजी नहीं करनी है। पहली सिंचाई 20 से 25 दिन के बाद ही करनी है, क्योंकि आप ऐसा करेंगे तो ग्रंथियों का विकास, जो जड़ ग्रंथियां हैं जो नत्रजन बनाती हैं दलहनी फसलों में, उनका विकास अच्छा होगा। 20 से 25 दिन के बाद पहली सिंचाई, और उसके बाद आवश्यकता अनुसार 10 से 15 दिन के अंतराल में जब भी जरूरत हो आप सिंचाई करेंगे। डॉक्टर साहब, रोग और कीट जो है फसल को बहुत नुकसान करते हैं, तो कौन कौन से रोग लग जाते हैं और कौन कौन से कीट लग जाते हैं और कैसे किसान भाई उनसे बचाएं? बीमारी में पीत चेतेरी रोग, ये बहुत ज्यादा फसल को नुकसान पहुंचाता है। मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप ऐसी प्रजातियां चुनें जो पीत चेतेरी रोग से अवरोधी हो, तो ज्यादा फायदा होगा। अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि हमें कुछ नियंत्रण करना है, तो इस रोग का फिर कोई नियंत्रण है नहीं। कीट में जो थ्रिप्स है, ये सबसे महत्वपूर्ण कीट है जो कि इस ऋतु में अधिक नुकसान पहुंचाता है। किसान भाइयों, आपको ध्यान रखना है कि ये कीट जो फूल हैं उसके अंदर होता है और एक बहुत छोटा सा काला कीट है। जब कभी आप देखें कि फूल आ गया है, फूल गिर रहा है और फसल की बढ़वार हो रही है लेकिन फलत नहीं हो रही है, तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि ये कीट आ चुका है, और जैसे ही आप फूल को खोलेंगे तो छोटा सा काले रंग का कीट उसमें आप देखेंगे। ऐसी स्थिति में आपको इस कीट का नियंत्रण अवश्य करना है, अन्यथा आपको दिखाई देगा कि फूल गिर रहे हैं, पौधा बढ़ रहा है और फलत नहीं हो रही है। ये महत्वपूर्ण बिंदु है। आपको फसल बोने के बाद और फूल आने के समय लगभग 30 से 35 दिन की अंतर पे आपको निगरानी करनी है कि कहीं इस कीट का प्रकोप तो नहीं है और कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि फूल गिर रहा है। इस कीट का नाम है थ्रिप्स, और इसके नियंत्रण के लिए हम इमिडाक्लोप्रिड, एक रसायन है बाजार में, और इस रसायन को आप जो है 1 लीटर में 3 मिलीलीटर रसायन का प्रयोग करना है। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया, किसी भी छिड़काव के लिए 1 हेक्टेयर के लिए हमें 600 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, तो उसी हिसाब से आप रसायन का तैयारी कर लें। 3 मिलीलीटर रसायन 10 लीटर पानी के लिए उपयुक्त है। तो इस तरीके से आप छिड़काव करेंगे और आप निगरानी अवश्य करें, फूल गिरे और आप निगरानी करें कि अगर इस कीट का प्रकोप है तो इसका छिड़काव करेंगे तो आपको भरपूर उपज मिलेगी। डॉक्टर साहब, अगर हमारे किसान भाई सारी चीजें सही ढंग से करते हैं तो उनको क्या आर्थिक लाभ मिलेगा? किसान भाइयों, जैसा मैंने आपको बताया कि जो समस्त विधियां हमने बताई हैं उन्नतशील मूंग की खेती के लिए, अगर उनका आप प्रयोग करते हैं तो 1 हेक्टेयर में आपको लगभग 10 से 12 क्विंटल उपज प्राप्त होगी, और अगर आप इतनी उपज लेते हैं तो आपको शुद्ध लाभ 35 से 40 हजार रुपए 1 हेक्टेयर में प्राप्त होगा। डॉक्टर साहब, आपने हमें जो भी जानकारियां दी हैं, इन सभी जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।
तो किसान भाइयों, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान आने का हमारा सिर्फ मकसद यही था कि आपको हम सीधे वैज्ञानिकों की जानकारी आप तक पहुंचाएं, ताकि आप उनका पूरा फायदा उठा सके और उनका इस्तेमाल कर सकें। इसीलिए अगर आलू, सरसों, मटर और गन्ने की कटाई कर रहे हैं, उसके बाद आपको अगर बुआई करनी है तो आप मूंग की बुआई कर सकते हैं, और कैसे करनी है इन सारी चीजों को आप वैज्ञानिक ढंग से करते हैं तो जरूर आपको एक बेहतर फसल और बेहतर उपज प्राप्त होगी। आज जलवायु परिवर्तन एक ज्वलंत विषय बना हुआ है, जिसके संदर्भ में किसान भाइयों और बहनों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस जलवायु परिवर्तन से बहुत दूरगामी प्रभाव होने वाले हैं हमारी खेती पर। अधिकतर तो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि इसके कृषि पर नेगेटिव इम्पैक्ट ही होगा, ऋणात्मक प्रभाव ही पड़ेगा, लेकिन इसके साथ साथ कहीं कहीं पर पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होंगे। अब इस स्थिति से निपटने के लिए ये बहुत जरूरी है कि सभी किसान भाई और बहनें जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूक रहें। हमारे विश्वविद्यालय के शस्य विज्ञान विभाग में तरह तरह के प्रयोग, अनुसंधान, अध्ययन हो रहे हैं, जिससे नई नई प्रजातियां, नई नई तकनीकियां विकसित की जा रही हैं, जो जलवायु परिवर्तन से होने वाले प्रभावों को निष्प्रभ कर सकती हैं। इसी संदर्भ में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एक निकरा परियोजना है, जिसके अंतर्गत हमारा जो एक मौसम विभाग कह लीजिए या मौसम परियोजना है एक, उसके माध्यम से हम किसानों तक जलवायु परिवर्तन में होने वाले प्रभावों को किसानों तक ले जा रहे हैं और उन्हें जागरूक कर रहे हैं। मेरा सभी किसान भाइयों और बहनों से पुनः ये अनुरोध रहेगा कि इस जलवायु परिवर्तन के प्रति वे संवेदनशील और जागरूक रहें। और बताओ बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ शामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा, आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो
हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। यह मानव चालित बुआई यंत्र है। बिना जुताई किए हुए खेत में इसको मैनुअली ऑपरेटेड नो टिल ड्रिल कहते हैं। ये हमारे संस्थान IIPR कानपुर द्वारा विकसित है। इसमें जो है सबसे बड़ी फायदा ये होता है कि इसे लाइन सोइंग हम कर सकते हैं। एक लाइन में हम इसकी बुआई कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि ये बॉक्स लगा हुआ है जिसमें कि जो है बीज भर देते हैं। यहाँ इसको इस जो एक मीटरिंग यूनिट है उसको चलाने के लिए ये पहिया लगा हुआ है। दूसरा, ये जो आप प्लेट देख रहे हैं ये हम आगे जमीन को थोड़ा जो है एक स्लिट बना देता है, एक चीरा बना देता है और इसके पीछे ये फरो ओपनर लगा है। ये फरो जिसमें कि जो है ये बीज जो है यहाँ से मीटर होकर के अंदर गिरता है। ये इन्वर्टेड टी टाइप का फरो ओपनर है, बहुत ही पतला स्लिट बनाता है। जब दाने गिर जाते हैं तो इसको कवर करने के लिए, इसको ढकने के लिए ये रोलर लगा है जो कि उसको ढकता हुआ जाता है। तो यह मशीन एक साथ 3 काम करती है। पहली बार जो है कि ये जो है पहले लाइन बनाती है, कूण बनाती है, कूण में जो है बीज गिराती है और फिर बीज को ढक देती है। एक साथ ये 3 मशीन बिना जुते हुए खेत में इससे जो है कर सकते हैं। यह मशीन करीब 1 से सवा एकड़ जो है ये 8 घंटे में कवर करती है। इसकी कीमत करीब जो है 5,000 रुपये है, जो हमने कमर्शियल मैन्युफैक्चरर से जो है जो एक हमारे यहाँ भारत हेवी मशीन्स करके पनकी रोड में है, उनके यहाँ से भी प्राप्त की जा सकती है, या आप मुझे जो है इसको जो है दे सकते हैं, मैं यहाँ से मशीन को दिलवा सकता हूँ। इसको चलाने के लिए 2 आदमी की जरूरत होती है। एक आदमी जो है इसको जो है हैंडल को पकड़े रहता है और दूसरा जो है इसको खींचता है। यही काम यदि तीनों एक साथ यदि करने के लिए छोटे किसानों के लिए उनको लागत करीब इससे दूनी आती है। उसमें कम से कम 4 आदमी लगते हैं। एक आदमी जो है खींचता है, ये 2 उसके एक आदमी जो है पीछे जो है पैर से उसको मिट्टी को चढ़ाता है, एक आदमी उसमें बोता है। तो कुल उसमें 4 से 5 आदमी लगते हैं, जबकि इससे 2 आदमी ही उससे ज्यादा बढ़िया से काम कर सकते हैं। और दूसरा, ये जो बीज जो है वो एक यंत्र के द्वारा उसको जो है नियंत्रित किया गया है, तो दाने जो है जो मात्रा होती है वो सही मात्रा में सही दूरी पर गिरती जाती है। किसान भाइयों, कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में हम बात करेंगे कि तिलहनी फसलों में अलसी की सह फसली खेती कैसे करें, और इस विषय को विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ हैं चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर से उप निदेशक बीज एवं प्रक्षेत्र डॉक्टर करम हुसैन जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं अपने किसान भाई की ओर से जानना चाहता हूं कि क्या अलसी की खेती के साथ हम कुछ और फसलें भी ले सकते हैं? अलसी की खेती जो रबी मौसम में की जाती है, यदि इसका सहफसली खेती के साथ इसका करें तो ये ज्यादा लाभप्रद है। मिलवा इसके लिए हम रबी की जो भी फसलें हैं, जैसे राई है, चना है, मटर है, गेहूं है, इन सब के साथ इसकी सहफसली खेती ले सकते हैं। यदि हम इसकी 4 लाइनें अलसी की और 2 लाइनें मटर की ले या चने की ले या राई की ले तो ये अत्यधिक लाभकारी है। राई की खेती, अलसी की खेती के लिए अगर हम विभिन्न प्रजातियों का सफसली खेती में अगर हम इसका चयन करें तो हमारे पास जो प्रजातियां हैं उसमें गरिमा प्रजाति और शेखर प्रजाति अति उत्तम प्रजाति है, जिसके साथ हम इसकी सफसली खेती बहुत अच्छी तरीके से लाभदायक स्थिति में कर सकते हैं। तो सब अगर सहफसली खेती हमारे किसान भाई करते हैं अलसी के साथ, तो कौन कौन सी प्रमुख सावधानियां उनको रखनी होंगी? अलसी के साथ
सहफसली खेती करने के लिए जो इसका खेती की जाती है, इसके लाइन से लाइन की दूरी बनाए रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इससे दोनों फसलों के जो कीट व्याधियां हैं उसमें जो दवाएं छिड़की जाती हैं उसके लिए दवा छिड़कने में बहुत आसानी होती है। इसके अतिरिक्त इसमें जो खाद डाला जाता है, प्रायः किसान क्या अलसी खेती, सहफसली खेती, क्या मिलवा खेती करते हैं और उसमें जो दूसरी फसल मिलाते हैं उसका खाद नहीं डालते हैं। तो हमें यह आवश्यक है कि हम इसमें जितने क्षेत्रफल में एरिया के हिसाब से हम सहफसली खेती रखें, उसके जो संस्तुत मात्रा है उस हिसाब से उसको निकाल करके उतना खाद उसमें अवश्य दें। लगभग कितना उपज हो जाता है और क्या लाभ है किसान भाइयों को? अगर हम अलसी की सहफसली खेती करें और अच्छी तरीके से करें तो हमें 20,000 रुपए पर हेक्टेयर के हिसाब से लाभ हो जाता है, क्योंकि इसमें जो हम अलसी की खेती करते हैं, अलसी जब मटर, ये दो तरह की फसलें होती हैं, इसमें जो इसकी फैलाव होता है ऊपर चल करके काफी एरिया क्षेत्रफल कवर कर लेता है और उसमें फलियां भी उसके पेड़ के हिसाब से ज्यादा आती है। इसलिए अगर हम दोनों को देखें, उससे दोनों का उत्पादन पेड़ के हिसाब से अगर दोनों को लें और क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो सहफसली खेती में ज्यादा उत्पादन हो जाता है इसके तुलना में, पेड़ खेती की तुलना में। क्योंकि डॉक्टर साहब, जो आपने हमें जानकारी दी है कि अलसी सहफसली खेती कैसे करें और कौन कौन सी फसलें हैं जिनका हम चुनाव कर सकते हैं अलसी के साथ, इन सभी जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। विगत दिनों स्थानीय गांधी भवन प्रेक्षागृह में महिला किसान सम्मेलन आयोजित किया गया। कृषि एवं महिला किसान संभावनाएं, चुनौतियां एवं संघर्ष विषय पर बोलते हुए प्रदेश के कृषि मंत्री श्री आनंद सिंह ने कृषि कार्य में महिलाओं की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि महिलाएं खेती की मुख्य धुरी हैं। चुनौतियों और संघर्षों से जूझते हुए वे आत्मसम्मान के साथ साथ देश के विकास में अहम भूमिका निभाती हैं। इस अवसर पर डॉक्टर शिराज वजीह, श्रीमती नीलम प्रभात, डॉक्टर सुमन सहाय एवं अमरेंद्र मिश्रा आदि ने महिला किसानों के संघर्ष और उनके योगदान की चर्चा की। कृषि मंत्री श्री आनंद सिंह ने कुछ महिला किसानों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए उन्हें सम्मानित भी किया। और इन्होंने भी बहुत एक बेदखली भूमि पर जब सुनवाई में अर्जी लगाकर उसको सफल तौर पर उसको उन्होंने हासिल किया है और उस पर खेती कर रही है। महिला किसान के मैं काम भी करती हूँ। मेरे नाम 6 बीघा जमीन है। 6 बीघा जमीन में मैंने खेती करी है। खुद अपनी जमीन मेरे ससुर ने मेरे नाम करी थी। मेरी कुछ ऐसी समस्या थी परिवार में, इसलिए कि मैंने 6 बीघे जमीन नाम करवाई। उसके बाद मैंने खेती खुद करी है उसमें, और मेरे पास बेटा है एक, और जिसके बावजूद मैं अपनी खेती भी देखती हूँ। हमने फिर कृषि कार्ड बनवाया है। कृषि कार्ड जैसे कि मुझे पता ही नहीं था किस तरीके से जमीन नाम हुआ। जैसे महिला किसान एक अभियान चल रहा है, दिशा, और ये आरओ अभियान चल रहा है, इसके सहयोग से मेरे नाम 6 बीघा जमीन हुई है। कार्ड बनवाने के बाद मैंने अपने खेत के लिए बीज खाद खरीदा है। आपने बताया कि आपके पास 6 बीघा जमीन है। आपने लंबा संघर्ष किया, आपका कार्ड बना। ये बताइए कि 6 बीघा जमीन में आप किस तरह की उपज ले रही हैं जिससे आपको उपज का अधिक मूल्य मिल रहा हो? जैसे मैंने गन्ना भी लगाया हुआ है। जैसे गन्ना है, उसके चारों तरफ पेड़ है, गेहूं की भी फसल, इस तरीके की मैं फसल लेती हूँ उसमें। अच्छा, इसका जो मार्केट में कुछ तो आप अपने लिए रखती होंगी, कुछ आप बेचती होंगी? हाँ, बेच भी देते हैं। तो बेचने में आपको कुछ अगर अनुमान लगाया जाए तो साल भर में लगभग कितना फायदा आपको मिल जाता है? तो ये है, वो तो फसल के ऊपर होता है भाई, कितनी फसल है। भाई 12 बीघे में समझो 3 क्विंटल का बीघा हमारे निकलता ही है, गन्ना हो या गेहूं हो, उससे ऊपर तो निकलता नहीं। कुछ ना कुछ उपज उससे तो सहायता मिलती है इस तरीके से। अच्छा, तो और ये जो आपका ये संगठन है, क्या इसने इस तरह की कोई भूमिका निभाई है कि आप कई महिलाएं एक साथ मिलकर काम को करें जिससे ज्यादा लाभ हो सके? हमारी महिलाओं ने हमारे क्षेत्र में जो स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं दिशा की तरफ से,
सहारनपुर में आरओ अभियान तो चल ही रहा और उसके साथ साथ दिशा एक सामाजिक संगठन है, तो उसमें कुछ महिलाओं ने ग्रुप बनाए हैं, स्वयं सहायता समूह। उसमें कुछ महिलाओं ने इकट्ठा होकर ठेके पे जमीन ली है, ठेके पे जमीन लेके उसमें सब्जी का काम किया है। कुछ महिलाओं ने जैसे गन्ना और गेहूं और धान लगाया है। इस तरीके से महिला ग्रुप बना के भी काम कर रही है हमारे क्षेत्र में। और कुछ महिलाएं जैसे कोई इस तरीके का होता है, जैसे सब्जी का काम करते हैं, सब्जी खरीद के फेरी का काम करती है। कुछ महिलाएं चूड़ी बेचना, उनके मेकअप का सामान बेचती दुकानें छोटी छोटी सी, इस तरीके से भी महिलाएं हमारे यहाँ क्षेत्र में कर रही हैं।